नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आज की हम चर्चा में बात करने वाले हैं कि अब की बार यूसीसी जो है वो लागू करने की तैयारी क्या सरकार कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर के बहस और तैयारियां दोनों ही तेज हो गई है। बीजेपी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने से पहले ही एक वीडियो जो है वो जारी कर दिया है, जिस वीडियो को लेकर के बहस को नई दिशा भी दे दी गई है और संकेत भी दिया गया है कि यूसीसी लोडिंग। बीजेपी के इस वीडियो के बाद देश के कई शहरों में मुस्लिम पक्ष ने गहरी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। ओवैसी समेत कई विपक्षी दल इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। मौलाना भी यूसीसी का जमकर के विरोध कर रही है। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार जो है यूसीसी को लेकर के बिल ला सकती है। इससे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, उसके बाद 3 तलाक पर कानून बनाया, हाल ही में वक्फ पर भी कानून बनाया गया और बीजेपी के ही कार्यकाल में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है। अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। वक्फ के बाद यूसीसी लोडिंग। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ। मुसलमानों के लिए बहुत ही नागवार होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता में एक साथ में तमाम मजहब के मानने वाले, अलग अलग अकीदा, अलग अलग मसलक के अनुयायी एक कानून का पालन कर पाना खासा मुश्किल होगा। समान नागरिकता बिल अगर एक पहलू से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हम इसलिए मुखालफत करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी कानून को मानने के साथ साथ शरीयत के कानून को भी मानते हैं। तो शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे, कानून के हिसाब से भी चलेंगे, शरीयत के हिसाब से भी चलेंगे। पहले शरीयत के हिसाब से चलेंगे क्योंकि पहले हमारा इस्लाम है, बाद में सब कुछ है। हम लोग अपने मजहब में अगर कोई अड़चन आती है, अगर यूसीसी में हम लोग को नुकसान होता है ना, तो भी हम लोग को वो चीज़ भी नागवार होती है क्योंकि हम लोग अपने मजहब से करके, क्योंकि हमें मालूम है कि वही बात कहेंगे और बाकी उलमा लोग सही से बता पाएंगे जो हमारे बड़े हैं। बाकी ज़्यादा मालूमात इसके बारे में हमको नहीं ना, और अगर सबका इसमें फ़ायदा हैगा, भाई फ़ायदा सबके लिए होना चाहिए। अपने हिसाब से करेंगे, मजहब कैसे क्या करेंगे? जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे। क्या? अरे हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। कैसे बहा देंगे? अपनी शरीयत पे आज नहीं आने देंगे। सामान होना चाहिए। वो चड्डी बनियान पे घूम रहा है आरएसएस वाले, हम भी चड्डी बनियान पे घूमे तो क्या दिक्कत है? अरे वाह, हमें आज लिए आराम है ना। जहां तक यूसीसी का विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी? इसी एक बहुत आवश्यक विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकारों का। तो इस पे ये तो हमारा स्टैंड है। और चलिए इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज के क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले वो आपको बता देते हैं। वक्फ पर विरोध और क्या अब यूसीसी के नाम पर भी जो है वो गतिरोध देखने को मिल रहा है। आज के महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जिस पर आज की चर्चा इर्द गिर्द रहने वाली है। वक्फ का विरोध अब यूसीसी के नाम पर क्यों गतिरोध देखने को मिल रहा है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है, वो भी हमने आपको सुनवाई है। दूसरा सवाल जो रहने वाला है, यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है वो जम करके विरोध करे। तमाम मौलानाओं का कहना है कि यूसीसी गलत है। इसके अलावा तीसरा सवाल जो है वो रहने वाला है, अगर यूसीसी शरिया के अनुकूल होगा तभी कबूल होगा, क्योंकि अभी तमाम प्रतिक्रिया जो है उनकी तरफ से कहा गया कि शरीयत जो है वो सबसे पहले है। इसके अलावा एक देश एक विधान तो खतरे में कैसे हैं मुसलमान, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है, एक देश एक कानून लागू होता है, तो मुसलमानों को खतरा जो है
वो क्यों है, ये जो है एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हो जाता है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समीर सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ तमाम और भी खास मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। सबसे पहले समीर जी, आप ही का रुख करते हुए, यूसीसी को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासत जो है हाई हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह ये कि वक्फ बिल पर संसद में, दोनों ही संसद में दूसरे तमाम दलों का साथ मिल गया। समीर जी, आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज मिल रही है जी। नमस्कार समीर जी, कैसे बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई कैसे हो गया? वक्त पर साथ मिल गया संसद में, इसीलिए अब यूसीसी की तैयारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2017 के चुनाव में सरकार बनाई थी और 2014 में उत्तर प्रदेश 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हमारी प्राथमिकताएं, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे यूसीसी हो, ऐसे बहुत 370 खत्म करने की बात रही हो, गरीबों के कल्याण की बात रही हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात रही, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे घोषणा पत्र में थी, जिसको हम लंबे समय से एक एक करके पूरा कर रहे हैं। और उसी के क्रम में अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों वक्फ संशोधन बिल भी हमने लाया, उसके पहले नागरिकता कानून हम लेके आए, 370 हमने खत्म किया, और ऐसे बहुत सारे कानूनी पहलू थे जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो घोषणा पत्र में था, हमारे एजेंडे में था, हमने उसको पूरा किया है। और यूसीसी भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि देश के अंदर लागू होना चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उस पर भी बृहद चर्चा करके सबकी सहमति से उसको लागू करें। समीर जी, जानकारी मिल रही है कि अगला जो मॉनसून सत्र होगा उसी में यूसीसी जो है लागू कर दिया जाएगा, ला दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से यूसीसी को लेकर के, क्या सच है ये बात? नहीं, देखिए, यूसीसी निश्चित रूप से देश की जरूरत है और जो भी देश की जरूरत के कानून होंगे हम उनको बनाएंगे, हम उनको लागू करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जिससे देश की भलाई होने वाली है, देश की जरूरत है, देश की भलाई होने वाली है समीर जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से देश की जरूरत है, आप थोड़ा सा समझा दीजिए समीर जी, थोड़ा सा समझा दीजिए कि किस तरीके से देश की जरूरत है यूसीसी जी। देश की जरूरत आप बता रहे हैं ना यूसीसी को, कैसे है जरूरत? निश्चित रूप से देश के अंदर आवश्यकता है कि यूसीसी होना चाहिए। हमने कहा था कि देश की जरूरत थी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमने कहा था कि नागरिकता कानून होना चाहिए, हमने कहा था कि भव्य राम के स्थान पर मंदिर बनना चाहिए था, हमने उसका रास्ता प्रशस्त किया, हमने कहा था कि हम कश्मीर में 370 खत्म करेंगे जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 को खत्म करके हमने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रास्ता प्रशस्त किया। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आज जम्मू कश्मीर और जो तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं वो सब देखने लायक और सभी सराहनीय भी है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो है राजीव रंजन, वो भी जुड़ चुके हैं। ठीक है ना समीर जी, आएंगे हमारे आपके पास। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, यूसीसी को लेकर के जो है वो चर्चाएं तेज हो रही, क्या राय है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के एजेंडे से धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के शुरू से कोर इशू रहे। भारतीय जनता पार्टी की 2 सफल सरकारें एनडीए की चली, अब 3री सरकार है। 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को मिली तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे से हट जाएगी और जो समर्थक दल हैं उनके दबाव में आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है और उसमें सफल भी है कि हम अपने एजेंडे पर कायम हैं। हमारा जो मूल था, जिस मूल को लेकर हम सत्ता में आए थे, हम उस पर कायम थे। उसी कड़ी में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक बात। दूसरी बात ये कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं
कि राज्य कैसे चलेगा, उसके लिए नीतियां कैसे बनेंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करेगा, ताकि कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, राज्य के सामने सब बराबर है। तो भारतीय संविधान भी इसको सपोर्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को यह मैसेज देने की कोशिश में है और उसमें सफल है। ये हम अपने एजेंडे पर कायम हैं, जो हमारे लिए सही होगा हम उसको करेंगे, चाहे उसमें हमको जो दिक्कत आ जाए। चलिए ठीक है राजू जी, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत। और यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या है आपका टेक, आपकी पार्टी का क्या है इस पे? हम किसी भी व्यापक सहमति के आधार पर जनता के हित में और जीवन को सरल बनाने के लिए, सोसाइटी को और जो देश के नागरिकों को उनको जटिलता से मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी कानून का व्यापक सहमति के आधार पर समर्थन करते हैं। हाँ, कानून देश के किसी नागरिक, किसी वर्ग को चिढ़ाने वाला, किसी वर्ग को इंगित करके उसको उंगली दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। व्यापक सहमति यूसीसी पर क्या राय है? यूसीसी को लेकर के क्या कहेंगे? यूसीसी कैसा कानून, कोई भी कानून हो, देखिए जैसे नहीं, कोई भी कानून ठीक है, कोई भी कानून तो अभी हाल ही में वक्फ भी बना है ना, उसका भी विरोध आपकी पार्टी कर रही है। यूसीसी का बताइए ना आप। वक्त मैं उसी तरह मैं कह रहा हूँ, जैसे किसानों किसानों के लिए कानून बना, किसानों की अगर सहमति होती तो उसको वापस न लेना पड़ता। जीएसटी बनी, अगर व्यापारियों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हुआ होता तो शायद जटिलताएं कम होती। उसी तरह वक्त बना, अगर वक्त में भी व्यापक विचार विमर्श करके उनकी चिंताओं का समावेश किया गया होता तो ये विरोध प्रदर्शन और इस तरह की बातें न होती। उसी तरह यूसीसी हो या कोई अन्य कानून हो जो देश के हित में हो, लेकिन व्यापक सहमति इसके आधार पर हो, सबकी शंकाओं और चिंताओं का उसमें समावेश हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे समय की मांग होती है, कानून बनना चाहिए, उसके साथ है। लेकिन हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि देश के सभी नागरिकों का, सभी प्रबुद्धजनों का, और जिनके लिए वो कानून बन रहा है उनकी सहमति होनी चाहिए, और उनको एक तरह से उनको तो यूसीसी पर क्या माने, यूसीसी पर क्या माने सर? देखिए आपने ना तमाम चीजें गिनवा दी और गोल गोल जलेबी की तरह बात भी घुमा दी, लेकिन ये नहीं समझ में आ पाया कि आप यूसीसी को लेकर के सहमत है या नहीं है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल है, जनता सहमत है, हम उनके साथ हैं। जनता को समझ में आना चाहिए कि हाँ, यूसीसी के फायदे नुकसान क्या हैं, उससे क्या किस लिए लाया जा रहा है उसका। अच्छा, अगर बीजेपी यूसीसी के फायदे नुकसान सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, समझा देती है, तो आप सहमत होंगे यूसीसी से? हाँ बिल्कुल, जनता सहमत है, हम उसके साथ हैं। अच्छा, जनता सहमत है, तो जनता सहमत है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग सहमत नहीं है सर? मुस्लिम समुदाय के लोग सहमत नहीं है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शरीयत पहले है। नहीं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है। अरे अभी तो चलाई हमने कुछ बाइटें, अभी तो सुनवाया हमने लोगों का कहना। सभी इस देश के प्रत्येक नागरिक का मानना है कि भारत का संविधान पहले है, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी। तो संविधान भी तो कहता है ना कि यूसीसी लागू होना चाहिए, संविधान भी तो कहता है यूसीसी लागू होना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं, तो यही कह रहे हैं सबकी संख्याओं का समावेश हो जाए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो ये बात मान ले कि अगर बीजेपी अच्छे से समझा देती है यूसीसी लागू कर देंगे, तो फिर आप सहमति रखेंगे? हाँ बिल्कुल, जनता ठीक है। समीर जी देखिए, आपने सुना होगा धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से क्या नुकसान क्या फायदे यूसीसी के समझा देती है तो वो सहमत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई भी कानून बनाने से पहले निश्चित रूप से उस पर व्यापक चर्चा करती है, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार हम उस विषय को लेके जाते हैं। अभी आपने देखा होगा वक्त संशोधन कानून बिल जब हम लाए तो बाकायदे जेपीसी को गई, जेपीसी की कमेटी ने उस पर विचार किया, सबके राय आए और उस पर वो कानून बनाया गया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और जिस प्रकार से बाकी समाजवादी पार्टी और बाकी दल निरंतर वक्फ कानून बिल को रोकने का काम कर रहे, कोई ऐसा नहीं है पहली बार संशोधन हुआ था, इसके पहले 2013 में संशोधन हुआ था, 1995 में संशोधन हुआ था, समय समय पर संशोधन होते रहे और 2025 में हुआ। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति
वोट की राजनीति और कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष फैला के किसी तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि की राजनीति जो है वो देश के जरूरी कानूनों में भी विपक्ष बाधा लगा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जो भी सरकार आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो सरकार बहुमत की सरकार है, जनता के समर्थन की सरकार है। और एक बार दो बार नहीं, तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के अंदर प्रधानमंत्री बनके एक ऐतिहासिक घटना हुई, देश की जनता ने उनको तीसरी बार विश्वास व्यक्त करके सरकार में लाया। समीर जी ये सब चीजें तो बिल्कुल ठीक है, देखिए ये सब चीजें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समीर जी सुन तो लीजिए, आप ही की सुन रहे हैं, आप ही से सवाल है समीर जी, सुन तो लीजिए। इतना जरूर आपसे ठीक है निवेदन करूंगा समीर जी, सुन तो लीजिए। सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और समाज और देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए जो कानून बन रहा है उसमें लोकसभा में चर्चा करके उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, समीर जी बीजेपी कैसे समझाएगी मुस्लिम समुदाय के लोगों के, क्योंकि वो तो लगातार विरोध ही कर रहे हैं ना, इसका एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। ये पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विशाल संगठन है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम बूथ स्तर तक हमारे संगठन का आधार है। हम किसी भी सरकार के निर्णय को हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। अभी वक्फ संशोधन बिल पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने अंबेडकर जी के 110 दिन के साप्ताहिक पखवाड़े को लेके अभी हम अंबेडकर जी के बीच। ठीक है धर्मेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि वो जनता के बीच पहुंचेंगे, बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और हर एक समुदाय को जो है यूसीसी को लेकर के समझाने की कोशिश की जाएगी। समर्थन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आ रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके मंसूबे पूरे। ठीक है समीर जी, ठीक है धर्मेंद्र जी आप बोलिए। धर्मेंद्र जी आप भारतीय जनता पार्टी के देखिए, सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी तो समझना नहीं चाहती, इनकी निगाह तो संपत्तियों पर, देश के संस्थानों पर है, अपने मित्रों को देना, इसीलिए ये कानून मनमानी करना चाहते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, वक्त को आप बहुत कह रहे हैं, बहुत अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन सच एक सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके चुने हुए एमपी संवैधानिक, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये कैसा मैसेज जा रहा है और क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आप जब सुप्रीम कोर्ट को आतंकवादी घटनाओं के जिम्मेदार बता दे रहे हो, आपका चुना हुआ एमपी, आपके संवैधानिक संरक्षण प्राप्त संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं एक तरह से 142 का एक तरह से टेररिज्म वाला वो आर्टिकल हो गया है। तो जब इस तरह की भाषा आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आप धर्मेंद्र जी ऐसी बातें तो ना आपके एमपी, आपके सांसद, आपके विधायक भी बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, इन पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, आज यूसीसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। ऐसी बयानबाजी लगातार होती है, हर पार्टी की तरफ से होती है, हर पार्टी की तरफ से होती है, कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं होती है। आपकी पार्टी पूरी साफ नहीं है। संस्थाओं पर हम कभी उंगली नहीं उठाते और विशेष रूप से पूरे देश की जनता की सर्वोच्च न्यायालय पर असीम श्रद्धा और असीम विश्वास है। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक शपथ लेकर के बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये देश के लिए आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। ये बड़े दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए किस तरह से जो इनके गोड्डा के एमपी ने भारतीय जनता पार्टी के कहा है, या उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जो कहा है, या मैं नहीं कहना चाहता था नाम लेकर के, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है, वो इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। ये दर्शाता है किस तरह से आप मन विधान से चलाना चाहते हैं, संविधान को वायलेट करना चाहते हैं। और अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट में सिंपली जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल कर रहा है, वो तो संविधान में दी गई व्यवस्था के तहत ही सवाल कर रहा है ना। आर्टिकल 30A की बात कर रहा है, आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, आर्टिकल 25, 26 की बात कर रहा है, सबके समानता की बात कर रहा है। तो इसको जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर आप अच्छे के लिए लेके आए तो कानून नागरिकों के लिए है ना कि मोदी जी के लिए केवल है। तो नागरिक संतुष्ट हो, यही कानून होना चाहिए। नागरिक और देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान सुनिश्चित हो, यही कानून होना चाहिए। वो जिस वर्ग के लिए आप कानून ला रहे हैं उस वर्ग की चिंताओं का समावेश नहीं करेंगे, ये कहाँ की बात हुई? ये कौन सा कानून हुआ? अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, अगर यूसीसी लागू होता है तो एक देश एक विधान लागू हो जाएगा, फिर कोई भी समुदाय का लोग खतरे में कैसे होगा?
मैं क्या कह रहा हूं, हम यही तो मैं कह रहा हूं, वो तो बिल्कुल जैसे आपके हिंदुला का क्या होगा, यही चीजें तो आपको समझाना होगा कि आप उसको कैसे गवर्न करेंगे। तो अभी तो बताया समीर जी ने कि वो बूथ स्तर तक जाएंगे, अभी तो बताया ना कि वो कैसे समझाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, समझाएंगे जनता को। ये व्यापक विचार विमर्श के बाद जो है कानून बनना चाहिए। अचानक एक दिन रात में जो है मैसेज आता है कि कल सुबह संसद में एक कानून पास होगा, बिल ला जाएगा। अच्छा, वक्त भी ऐसे ही हुआ है क्या, अचानक से हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई हमारा ये कहना है कि किसान मांग कर रहा था एमएसपी पे गारंटी की, किसान मांग कर रहा था हमारी आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार कदम उठाए। अचानक आप एक दिन अपना सपना आता, ये तो सब हो गया ना सर, ये सब तो हो गया जो पास्ट हो गया ना, पास्ट हो गया ना, ये पास्ट पर क्यों बात करने, आगे को लेकर के बात करते हैं ना, यूसीसी को लेकर के बात करते हैं, ये सब तो हो गया। आपकी नीयत को डिफाइन करता है, आपके जो कृत्य है वो आपके भविष्य में आपकी सोच क्या होगी, कैसे कृत्य करेंगे वो डिफाइन करता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप पास्ट में अगर लगातार गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर लें, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आगे आप कानूनी काम करेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो बीजेपी ने गैर कानूनी काम किए पास्ट में, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई राज्यसभा के अंदर किस तरह से कृषि कानून पास हुआ था पूरे देश ने देखा था, डिवीजन की मांग कर रहे थे माननीय सांसद, संख्या भी ज्यादा थी लेकिन हल्ला करके पास कर लिए। तो अब चूंकि संसद में कानून पास हुआ है उसमें तो आपकी पार्टी को डर है, आपकी पार्टी को डर है कि यूसीसी भी ऐसे ही हल्ला करके पास कर लिया जाएगा? आज आपको सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की टिप्पणी को सुन करके हम जैसे कम से कम पढ़े लिखे लोगों को शर्म आई कि उन्होंने जब कितनी व्यथित होकर के ये बात कही होगी कि आप चाहते हैं, वैसे मेरे ऊपर उंगली उठ रही, हम संविधान भारत सरकार को डायरेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं हम संविधान उनको राष्ट्रपति को स्ट्रक्चर दें, राष्ट्रपति को निर्देश जारी करें। कितना व्यथित हुए होंगे कि संविधान के तहत सुनवाई करते हुए कितना डर में वो बैठे हैं कि हम कैसे इस पर कानून सम्मत आदेश पास चलिए ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। समीर जी, आपने सुना ना, धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं और कहा है कि संसद में बिल तो पास कर लेते लेकिन हा हुल्ला करके, विपक्ष की कोई सहमति नहीं होती है किसी भी बिल में, और यूसीसी में भी ऐसा ही कुछ होगा। हमें लगता है कि धर्मेंद्र जी को झूठ बोलने के अलावा और कुछ इनके पास है नहीं। देखिए, वक्त पर जेपीसी सभी दलों की एक कमेटी थी लोकसभा की मर्यादा के अंदर, और जेपीसी ने उस पर विचार किया, सबके मत आए, बहुमत के आधार पर फैसला हुआ। और वक्त के बारे में समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही, देश कानून से चलेगा, देश शरीयत से नहीं चलेगा। देखिए, देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए, कानून सबको मानना चाहिए। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कानून की बात तो करती है लेकिन हाई कोर्ट पर हमला करने का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। इनके नेता कहते हैं कि साहब बलात्कार के केस में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इनके नेता अखिलेश यादव, जब समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बलात्कार में फंसता है तो कहते साहब डीएनए जांच की मांग होना चाहिए। अखिलेश जी, कितनी शर्मनाक बातें आप कहते हो, कितनी शर्मनाक सोच है आपकी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की यही पार्टी है जिसने कारसेवकों पर गोली चलाई थी। यही समाजवादी पार्टी है जो अखबार पर हल्ला बोलने का कार्यक्रम चलाया था, आंकड़ों को मारती थी, पत्रकारों को मारती थी। यही समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है समीर जी, ठीक है। राजीव रंजन का रुख कर लेते। ठीक है समीर जी, धर्मेंद्र जी, राजीव जी, देखिए आपने दोनों को ही सुना, बीजेपी को भी समाजवादी पार्टी को भी। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए, इसलिए आपसे समझना चाहूंगी कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है, एक देश एक विधान लागू हो जाता है, एक कानून लागू हो जाता है, तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्हें दबाने का काम हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें खतरा कैसे होगा जब पूरे देश में कानून ही एक लागू हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर समझाने में सफल रहेगी तो हम इसका समर्थन करेंगे। 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ, पहली सरकार अटल जी की, दूसरी सरकार अटल जी की बनी, तो उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर मुद्दे उस सरकार से हटा दिए गए और एनडीए ने यह तय किया कि राम मंदिर, धारा 370 और इस सूची को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि बाकी दलों की सहमति नहीं थी। आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से देश को समझाने में सफल रही है कि यूसीसी की घोर विरोधी समाजवादी पार्टी भी ये कहने पे मजबूर है
कि हमको अगर समझाया जाएगा तो हम तैयार होंगे। नहीं राजीव जी, धर्मेंद्र जी तो ये भी बात बोल रहे हैं कि जो भी कानून अब तक लागू हुए ना, किसी पे समझाया नहीं गया, सिर्फ संसद में हंगामा किया और पास करवा दिया, वो तो ये भी बात बोल रहे हैं। नहीं ये देखिए धर्मेंद्र जी की अपनी राय है, संसद में बहस हुई, वोटिंग हुई, वो ये धर्मेंद्र जी की अपनी निजी राय हो सकती है, हम उनकी राय से सहमत नहीं है। ठीक है, तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए जी। आपसे समझ लेते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, इसीलिए कि एक देश एक विधान होगा, तो मुसलमान जो कह रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, वो खतरे में कैसे होंगे? साहबानों के केस में राजीव गांधी की सरकार ने जो मुसलमानों को प्रिविलेज दिया, उसी समय से उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि सारे मामलों में हमारे निजी कानून चलेंगे। हमारे नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से लिखित है कि राज्य इस बात को तय करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समान नागरिक संहिता में यही है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ राज्य उनके निजी मामलों में एक सा व्यवहार करेगा। तो इसमें मुसलमानों को क्यों भय होना चाहिए? मुसलमानों के कुछ रहनुमा, मुसलमानों के कुछ नेता उनको यह भड़काने में सफल रहे हैं कि मुसलमान इस बात को कहें कि हमारा इसमें नुकसान है। हमारे ख्याल से राज्य में एक कानून होगा तो सबके लिए एक कानून होगा, उसमें क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, समीर जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी आपकी एक छोटी सी राय। आपने अभी सुना राजीव रंजन जी को, आप कह रहे थे कि संसद में कोई बहस हुई ही नहीं, सिर्फ हंगामा किया और हर एक बिल पास कर दिया गया। वो भी इस बात से सहमति नहीं रखते, वो सीधे तौर पर कह रहे कि हर एक बिल पर वोटिंग हुई है, बहस हुई है, चर्चाएं हुई है, और ये तो देखा भी है, चर्चाएं तो हुई है। वो बात अलग है कि विपक्ष ने हंगामा किया। मैं जिस कंटेस्ट में बात कर रहा था वो राज्यसभा के अंदर जब कृषि कानून पास हुए तो उसको कार्यवाही को राजीव रंजन जी फिर से देख लेंगे और समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जेपीसी में लोगों की राय ली गई। अगर दम है तो ये आंकड़ा जारी कर दे कितने लोगों ने क्या राय दी, कितने लोगों ने राय दी, क्या उनकी रायों का समावेश हुआ, यही तो सवाल है। राय ली गई ये संख्या आप लिख रहे हैं, लेकिन कितने करोड़ लोगों ने, कितने लाख लोगों ने उस बिल के विरोध में या उस बिल के किसी प्रावधान के विरोध में राय दी, उसका समावेश क्यों नहीं किया गया? महत्वपूर्ण तो यह है, डेमोक्रेसी में लोगों की राय महत्वपूर्ण होती है, उनकी राय के आधार पर कानून बनना चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए। राय लेकर के मनमानी करना, यह कौन सी डेमोक्रेसी हुई? आपने महत्वपूर्ण नेताओं की राय को अपने उस पटल पर नहीं रखा, उसका जेपीसी का पार्ट ही नहीं बनाया, यह अनडेमोक्रेटिक है। जनता ने जो राय दिया उसको पटल पर रखते कि फला राज्य से 500 लोगों ने ये हमको राय दी, उस 500 में 300 इस पक्ष में, 200 इस पक्ष में। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेते, समय कम है, जवाब ले लेते। राजीव जी। जी देखिए, धर्मेंद्र जी जो बोल रहे हैं थोड़ी सी असहमति हमारी इनसे है। हमने लोकतंत्र के जिस मॉडल को स्वीकार किया है, हमारी जनता सांसद को चुनती है और सांसदों का बहुमत कानून बनाता है, तो जनता की राय तो उसमें है ही। सांसदों के बहुमत से जो कानून पास हो रहा है तो उसमें जनता की सहमति तो ऑटोमेटिक है। नहीं, ऐसा नहीं, हमने जिस मॉडल को स्वीकार किया है, हमारे मॉडल में तो ऐसा ही है। अगर नहीं, आपकी बात ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर कोई एक एमपी ज्यादा हो गया तो पूरे देश की चिंताओं को पलट करके अपनी पार्टी की नीतियों को लागू करने के लिए पूरे देश को आग में झोंक देगा, ये कौन सा डेमोक्रेसी हुआ भाई? आम सहमति क्यों होती है? अरे धर्मेंद्र जी, कंसेप्ट क्यों है? धर्मेंद्र जी, संसद में बहस होती है, धर्मेंद्र जी, संसद में बहस होती है, ऐसे नहीं होता है। बहस होती है, उस पर वोटिंग होती है, ऐसे थोड़ा ही हो जाता है। होती है नहीं, ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन बहस तो होती है ना उस पर, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम देखिए राजीव रंजन जी, जो परंपराएं आप कह रहे हैं, परंपराएं, जो रीत रिवाज, जो रहन सहन सदियों चला रहा, वो भी उसके आधार पर भी कानून बनता है, जिस आप नीति निर्देशक तत्व तो लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो चीजें आप कैसे डाइल्यूट करेंगे, यही तो महत्वपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं आप इसीलिए तो संसद में बहस होती है, संसद में बहस इसीलिए तो होती है धर्मेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ। हिंदू ला प्रभावित होगा कि नहीं होगा, हिंदू ला मान्य होगा कि नहीं होगा, वो क्यों है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मान्य होगा कि नहीं होगा? ये किस नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा, निश्चित तौर पे होगा। सबके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होंगे, देश का लाभ कानून चलेगा, निश्चित तौर पे होगा भाई।
भाई सरकार जनता के लिए है कि केवल कानून बनाने के लिए, जनता के हित को संरक्षित करते अरे धर्मेंद्र जी, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये कैसे बात कर रहे हैं? कानून जनता के हित में ही बनाए जाते हैं ना। संसद में बैठे हैं, कानून जनता के हितों के संरक्षण के लिए होता है। हाँ। मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ, किसी एक वर्ग को चिढ़ाने के लिए अगर कानून बनाते तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस वर्ग की बात करें? वर्ग किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? किसी भी वर्ग की हो, हम कह रहे हैं कि चाहे दलित की हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे अगड़े की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, किसी वर्ग की हो, आदिवासी की हो, अगर आप जमीनें जाकर के आदिवासियों को छीनने वाला कानून बनाएंगे जो परंपरा, तो कौन सा कानून ऐसा है जो सिर्फ एक वर्ग को देख करके बनाया गया? आप बता सकते हैं कौन सा कानून ऐसा है जो एक वर्ग को देख करके बनाया गया? स्पष्ट कर दीजिए आप। भाई कौन सा काम हम ये कहते हो रहे, आपने वक्त में उस वर्ग की चिंताओं का समावेश क्यों नहीं किया, उसकी चिंता क्यों नहीं किया? कृषि कानून लेके आए, किसानों की चिंता आपने क्यों नहीं किया? बार बार तुम्हें उदाहरण वक्फ, आप वक्फ को ये बोले कि सिर्फ एक समुदाय को देख करके बनाया गया। समुदाय भी आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं बीजेपी से जवाब ले लेती हूँ। वक्फ के कानून से जो समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित था, उसकी चिंताओं का, उसकी समस्या बता दीजिए ना कौन सा प्रभावित था, बता दीजिए ना कौन सा। मैं तो लगातार कह रहा हूँ वक्फ बाय यूजर अवैधानिक है। आपने उसमें जो है कर दिया कलेक्टर सारा पावर, जो उसके जुडिशियल उसके ऊपर हो गया उसका, इस तरह कई चीजें हैं। ठीक। समीर जी कोई भी कानून जो लेकर के आ रहे हैं, जो भी कानून लेकर के आ रही है बीजेपी, वो सिर्फ एक समुदाय के लिए है। आप समझ गए होंगे उनका इशारा किस तरफ है। देखिए इनको कोई जानकारी नहीं है और एक समुदाय के लिए कैसे मैं कह रहा हूँ। आप ही ने तो बोला भी, मैंने तो आप ही की बात रखी, आप ही ने तो कहा कि एक समुदाय प्रभावित होता है, आप ही ने तो कहा। मैंने पूछा आपसे कि आप समुदाय बता दो, आपने समुदाय नहीं बताया, लेकिन आपने ये जरूर कहा कि एक समुदाय प्रभावित होता है। देखिए मिस इंटरप्रिटेट मैं कह रहा हूँ जिस समुदाय के लिए कानून बना, अब आप किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए उस पूरे समुदाय को आप चिढ़ा रहे हैं, ये मेरा कहना है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने भी तो वही पूछा ना धर्मेंद्र जी। आप खुल करके बोलिए, किस समुदाय को लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किस कानून से हो रहा है, आप बता दीजिए। मैं वैसे सवाल ले लेती हूँ, अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बोला आप वो क्लियर कर दीजिए, वैसे ले सीधे बोल दीजिए, बात को मत घुमाइए। के खिलाफ आप बताओ। मेरा क्या वक्त बाय यूजर हटा करके जो तमाम संपत्तियां जो इस वक्त में हैं, तो चाहे मस्जिद है, चाहे जो उनके इबादत गाह है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो लगातार उनके पास है, उनकी जमीनों को कब्जा करने के लिए वक्त बाय यूजर हटाए हैं। देखिए अभी ठीक देखो मैंने वही बोला था धर्मेंद्र जी, किसी भी बात को घुमाया नहीं गया था। एक बार समीर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है। आप देश और समाज को जोड़ने की राजनीति नहीं करते हो धर्मेंद्र जी। अरे आप चलिए ठीक है, आपकी राजनीति, नफरत की राजनीति। देश इसी तरह जुड़ता है कि आप कपड़े से देश के अंदर भाईचारे की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास और विश्वास की बात करते हैं। देश इसी तरह जुड़ता है कि आप कहेंगे कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम है। देश इसी तरह जुड़ता है कि आप कहेंगे सूर्य नमस्कार नहीं आता तो समंदर में डूब मरे। देश इसी तरह जुड़ता है कि आप कहेंगे कि लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां मस्जिदों में डलवाएं। कैसी बात करते हो भाई, आप कपड़े से पहचानने लगते हो। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, पंचर बनाने वाले आपका प्रधानमंत्री नाम लेता है। ये देश। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो एक बार फिर से देश में यूसीसी को लेकर के बहस तेज हो गई है, लेकिन क्या इस बार यूसीसी लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।